पेमेंट डन और एंट्री बुक विच एवर इज अर्लियर, तब किसी कटेगा या नहीं, टैक्स पे टैक्स नहीं है। नमस्कार दोस्तों, अकाउंट एंड एक्सपर्ट कोर्स की संडे फ्री क्लासेस में आपका स्वागत है। जैसा कि हमने क्लास लास्ट में आपको पढ़ाया था 9th क्लास में कि जर्नल के अंदर क्या क्या रूल्स होते हैं, और मैंने थोड़े से एग्जाम्पल भी कराए थे। उसको हम आगे कंटिन्यू करते हैं और आपको बताते जाते हैं किस तरह से सवाल आगे करने हैं। जर्नल बहुत ही ज़्यादा एसेंशियल है, क्योंकि हमने ये पहले बात की थी। देखो, हमारे ऊपर जो बात थी कहने की, पहले कैश में कैश की एंट्री आएगी, परचेज में परचेज की एंट्री आएगी, बैंक में बैंक की एंट्री आएगी, सेल्स में सेल्स की एंट्री आएगी, डेबिट नोट क्रेडिट नोट, चलो इनमें इनकी एंट्री आ गई। अब जो एंट्री इन सब में नहीं आएगी वो कहाँ जाएगी? जर्नल में। जैसा कि पहले हमारी बात हो चुकी है पिछली क्लास में कि जो भी ट्रांजेक्शन होंगे बचे खुचे, रेजिडुअल, रेजिडुअल बढ़ता है यानी कि बचे खुचे, जो भी बचे खुचे ट्रांजेक्शन है वो सब जर्नल में आते हैं। तो इसके बारे में अब हम पहले हमने उसके बारे में रूल्स किए थे, थोड़े से सवाल भी किए थे, और एग्जाम्पल करा के मैं आपको कंफर्टेबल करने वाला हूँ कि आप जर्नल में इतने कंफर्ट हो जाओगे कि आपको कोई भी हिला नहीं पाएगा आपके कॉन्सेप्ट से। जब कॉन्सेप्ट क्लियर होगा ना, तो आपको कोई भी चैलेंज नहीं कर सकता। एग्जाम्पल 1, रमन परचेज 3 लाख अमाउंट बिल ऑफ 10 पीसी। पीसी मतलब कंप्यूटर, इसमें कुछ डाउट होता है ना, कंप्यूटर पीसी, तो 10 पीसी मतलब कंप्यूटर। तो रमन परचेज 3 लाख अमाउंट बिल ऑफ 10 पीसी फॉर ऑफिस वर्क ऑन 3rd December 25 फ्रॉम मैसर्स मोहन एंड सन्स। ये एंट्री पास करनी है। अब ऑफिस वर्क के लिए लिया, देखो इसमें जो की पॉइंट है उनका आप हाईलाइट कर लेंगे, सवाल आपका बहुत इजी होते जाएगा। ऑफिस वर्क 10 पीसी 3 लाख का अमाउंट, डेट हो गई, ये यही सब चीजें रेलेवेंट हैं सवाल में जो हमको कैच करनी होती है। तो ना अपनी कॉपी में एक रफ का एक पेज होता है, रफ साइड लिख लो, ये की पॉइंट्स वहां पे नोट कर लो, सबसे बेस्ट रहेगा। 10 पीसी खरीदे यानी कि 10 हमारे कंप्यूटर खरीदे ऑफिस वर्क के लिए, यानी कि ऑफिस में हमको काम करवाना है उनसे, जैसे ऑफिस में वो यूज होंगे, तो वो ऑफिस के हिसाब से काम हो गया। और किससे खरीदे? मॉन एंड सन्स के 3 लाख रुपए। सिंपल है, किनसे खरीदे? मॉन एंड सन्स के। यहाँ पे क्या किसी पेमेंट का जिक्र हुआ? ना पेमेंट की बात हुई, है ना? तो हमको अल्टीमेटली सिर्फ सवाल के अंदर दिख रहा है कि हम क्रेडिट पे सब ये पीसी खरीद के लाए हैं। क्लियर? जब क्रेडिट में आए हैं तो इसमें कैश और बैंक का जिक्र नहीं हुआ। जब कैश बैंक का जिक्र नहीं हुआ तो इसका मतलब एंट्री कहाँ जाएगी? ना परचेज में जाएगी। आपको परचेज में एंट्री जा सकती है। परचेज में एंट्री तब जाएगी जब वो आपके मेन बिजनेस का मैंने कहा था ना, प्राइमरी बिजनेस जो है उसके पार्ट हो। ये जो 10 पीसी है, क्या लिखा? ऑफिस वर्क के लिए, यानी आप इसके कंज्यूमर हो, ना कि इसके सेलर या एजेंट हो। तो पीसी आपके काम में आ रहा है यूज करने में, ना कि आप ऐसे आगे सेल ऑफ कर रहे हो। इसीलिए ये क्या हो गया आपके लिए? ये आपके लिए हो गया एसेट्स। एसेट्स का सवाल हो गया। तो ये ना जनरल में जाएगा, वो ना ये कैश में जाएगा, ना ये बैंक में जाएगा, ना सेल में जाएगा, और ना परचेज में जाएगा। ये जाएगा जनरल में। तो जनरल की एंट्री पास कर लेते हैं। कॉन्सेप्ट वही है, रियल अकाउंट का कॉन्सेप्ट रहेगा। और वॉट्स कम इन डेबिट, तो जो आ रहा है, जो ये आपके 10 पीसी है कंप्यूटर, ये आपके डेबिट हो गए। और क्रेडिट क्या होगा? क्रेडिट आपका होगा इसके अंदर मोहन एंड सन्स को, कि मोहन एंड सन्स से हमने ये वाला खरीदा हुआ है। क्रेडिट पे ये, अगर ये कैश में भी खरीदा होता है, कैश मीन्स आज की डेट में कैश का मतलब होता है पेमेंट, रियल टाइम पेमेंट बंद कर दिया, यानी कि सेम डे पेमेंट, अभी लिया हाल की हाल पेमेंट कर दिया। पर वो कैश तो होगा नहीं, क्योंकि आपको पहले बता चुका हूँ मैं, 10,000 से ऊपर अलाउड नहीं था हमारा कैश। तो यहाँ पे ये अमाउंट ही 3 लाख का हो गया, तो बैंक से पेमेंट जाएगा। तो अगर हम पेमेंट भी सीधे कर देते हैं पार्टी को, तब भी आपसे मैंने कहा था, मेरा कहा था टाइप वन वाला मेरा कॉन्सेप्ट है, टाइप वन वाला चलना है, यानी पहले एंट्री ड्यू करनी है, फिर उसके पेमेंट की एंट्री करनी है, चाहे सेम डे ट्रांजेक्शन होगा। तो एंट्री ये वाली कहाँ जाएगी? जर्नल में। एंट्री पास करते हैं। देखो अभी तो आप बस सवाल करते जाओ, फिर जब चीज आएगी दौड़ने की, आप दौड़ते जाओगे सवाल में। अभी तो आपका क्या है ना कि थोड़ा सा कॉन्सेप्ट जब तक क्लियर नहीं होगा, आपको सवाल में दिक्कत तब तक रहती है। करते जाते सवाल फटाफट से। पीसी को हम बोलते हैं कंप्यूटर, तो हमने अपने यहाँ कंप्यूटर नाम से कंप्यूटर अकाउंट। डेट आपकी है 3/12/25 को डेबिट किया कंप्यूटर अकाउंट को, 3 लाख की है। फिर डेबिट टू, क्रेडिट करेंगे हम मोहन एंड सन से 3 लाख। तो एंट्री हमारी क्या हुई? 3 दिसंबर 25 को हमने कंप्यूटर अकाउंट डेबिट कर दिया 3 लाख से, मोहन एंड सन को हमने 3 लाख से क्रेडिट कर दिया, बीइंग 10 पीसी परचेज।
मैंने बिल नंबर और बिल की डेट इसलिए नहीं खोली क्योंकि इसके अंदर बिल की डेट तो पड़ी है, बिल नंबर मैंने डाला नहीं है, इसलिए मैंने डेट तो पड़ी है हमारे पास, तो बिल डेट और नंबर नहीं खोला। तो उसमें आपको कोई इसमें डाउट नहीं होना चाहिए, बिल नंबर बिल डेट अब यहाँ पे हो तो खोलें अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं है। एचएसएन कोड भी खोल सकते हैं, बहुत जरूरी रहता है, एसेंशियल भी है। ये हो गया, यहाँ पे भी डाउट है। अब आप कहोगे सर इसमें से जीएसटी का इफेक्ट लेते हो, अगर जीएसटी इफेक्ट लेते हो तो जीएसटी शायद 18% जीएसटी है मुझे जितना याद है पीसी पे, तो 18% जीएसटी का इफेक्ट ले लेते हैं। 3 लाख का पीसी है, 3 लाख पे 18 हजार, यानी कि ये केस एग्जाम्पल टू हम समझ लो, एग्जाम्पल टू। अब एग्जाम्पल टू में रहेगा ऐसे, यहाँ पे थोड़ी सी कैलकुलेशन कर लेते हैं। 3 लाख पे 18% जीएसटी, जीएसटी 18 से 54, 54 हजार रुपये हो गए। अगर ये सवाल है आईजीएसटी का तो 54 हजार हो गए। अगर सीजीएसटी और एसजीएसटी का सवाल है तो कितने हो जाएंगे, 27 हजार और 27 हजार। तो इस तरह से या तो अमाउंट आएगा या इस तरह से आएगा। आपको आईजीएसटी का मतलब है हमने अपनी स्टेट की बजाय दूसरी स्टेट से खरीदा है, तब आईजीएसटी बिल में लग के आएगी। और सीजीएसटी आईजीएसटी का मतलब है हमने अपनी ही स्टेट से गुड्स खरीदा है। ये तो आपको पहले मैं बता चुका हूँ। आपको बस आईटीसी के लिए मिल जाएगा, हाँ मिल जाएगा आईटीसी के लिए, बशर्ते आपका ये बिजनेस पर्पज से हो। आपने कहा मैं अपने घर के लिए पीसी उठा के ले आया और लेके क्लेम कर रहा हूँ, ठीक है कर लो, पर कभी आपको जब सवाल जवाब आता है तब बहुत दिक्कत आती है। मैं कहता हूँ कि प्रैक्टिस बेस्ट रहेगी ये, कि पर्सनल खर्चे अलग और बिजनेस के खर्चे अलग, तभी मजा आता है अकाउंटिंग में, और डिपार्टमेंट भी आपको परेशान नहीं करता। अब इसका सवाल करते हैं 27 हजार का लेके। तो देखो बिल का अमाउंट कितना हो जाएगा, बिल का अमाउंट हो जाएगा 3,54,000 रुपये, किसी भी केस में चाहे आईजीएसटी हो और चाहे सीजीएसटी हो। भाई ये आपका ये बिल का अमाउंट हो गया, बिल अमाउंट 3 चौवन हो गया। एंड इसकी बात करते हैं कंप्यूटर अकाउंट डेबिट 3 लाख। कंप्यूटर तो जो भी तो रहा उसमें बदलाव बिल्कुल नहीं आया, तो बदलाव किसमें आएगा, इनपुट सीजीएसटी डेबिट, इनपुट एसजीएसटी डेबिट, 27,000 रुपये, 27,000 रुपये, 27,000 रुपये। टू टू कैसे करेंगे, सेम पार्टी, नाम भी चेंज नहीं हो रहा, केवल किसका अंतर पड़ा है, अंतर पड़ा है केवल सेलर का, जो बिल में जीएसटी लगा के दे रहा है। तो 3,54,000, अब देखो बस यहाँ पे अमाउंट मंत्र पड़ा, जो पहले 3 लाख से क्रेडिट थे भाई साहब वो हमने 3 चौगुन से करने पड़े, क्योंकि ये दो भाई साहब बीच में आ गए, सीजीएसटी आईजीएसटी। अब कोई कहे मुझसे सर अगर जो आईजीएसटी होता, अगर भाई आईजीएसटी होता इस वाले केस में, तो यहाँ पे आईजीएसटी ही होता है, इनपुट आईजीएसटी नाम डाल देते, इनपुट आईजीएसटी, और 54,000 से इसको डेबिट करते हैं। यानी समझो कि केस वन, केस टू, केस थ्री, अगर ये लोकल परचेज का मामला हो गया और ये इंटर स्टेट परचेज का मामला, इंटर स्टेट परचेज में ये दोनों की जगह केवल कंप्यूटर अकाउंट डेबिट, आईजीएसटी, इनपुट आईजीएसटी अकाउंट डेबिट टू मोहन सन था। और अगर ये वाला बिल वैसा है लोकल वाला बिल का, लोकल से मतलब हमारी विद इन स्टेट, तो सीजीएसटी जीएसटी बिल है ही, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। और इसकी जो नरेशन है वो बस सेम नरेशन रहेगी, बिल नंबर वगैरह आप खोल लो उसमें कोई दिक्कत नहीं। एक सवाल मेरे हिसाब से आपका पूरा हो गया, इसमें कोई डाउट किसी को रहना नहीं चाहिए बिल्कुल। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। 2 person हायर्ड फॉर मशीन रिपेयर विद टोटल कॉन्ट्रैक्ट अमाउंट 50,000 प्लस 18% जीएसटी फ्रॉम श्याम एंड कंपनी दिल्ली, बिल नंबर 502 डेटेड 10 February 26। इसका मतलब क्या हुआ, हमने 2 पर्सन हायर किए जिनका हमने कॉन्ट्रैक्ट का अमाउंट था 50,000 प्लस 18% जीएसटी, और ये पार्टी है श्याम एंड कंपनी दिल्ली, जो श्याम एंड कंपनी दिल्ली की पार्टी है, वहां से हमने ये कॉन्ट्रैक्ट किया है मशीन रिपेयर का। बिल नंबर ये 502 आ गया, बिल की डेट दिया है 10 फरवरी 2026। सवाल करते हैं, पर आपसे फिर सवाल मेरा ये एंट्री परचेज में आएगी, नहीं आएगी क्योंकि मशीन रिपेयर हुई है, तो ये ना तो माल आया परचेज करने के लिए। आप कहोगे सर इसके अगर पार्ट्स आए तो, पार्ट्स आएंगे तो पार्ट्स भी परचेज का पार्ट नहीं है हमारे, क्योंकि हम रेगुलर हम क्या काम करते हैं, हम रेगुलर काम मशीन बेचने का नहीं करते, करते तो यहाँ लिखते हैं हम कि मशीन के पार्ट्स परचेज किया, गुड्स परचेज किए, यही लॉजिक लगाना पड़ता है कि ये सवाल जनरल में क्यों जाएगा। इसमें भी बैंक की हम बात नहीं कर रहे, पेमेंट की बात नहीं की, केवल बात की हमने बिल की। तो करते सवाल, इसमें खर्चा डेबिट कौन सा, मशीन रिपेयर, डेट दी है इसमें 10 फरवरी।
अब देखो ये लोग ज़्यादातर ये लोग करते क्या है, ये लोग एडवांस में हमको एक वो दे देते हैं बिल अपना कि पहले पैसे दो तब आएँगे। टोकन मनी माँग लेते हैं कि साहब 30,000 रुपए दो या फिर फुली पैसे एडवांस माँग लेते हैं। एज़ पर डील और आपकी प्रायोरिटी कितनी है काम की? आपकी प्रायोरिटी ऐसी है कि हाँ, मशीन ठीक हो जाएगी, ऐसी टेंशन नहीं है। तो आप थोड़ी-सी टेकन फॉर ग्रांटेड लेते हैं। मगर आपकी ऐसी प्रायोरिटी है कि मुझे तो एनी हाउ मशीन ठीक होनी है विदिन 2 डेज़। 2 दिन में मशीन ठीक करवानी है आपको, तो आप कहोगे मैं मुझे तो कुछ भी करके कि मशीन ठीक करके करवानी है। तो फिर आपको वो महँगी चीज़ भी लेनी पड़ेगी और पैसे एडवांस भी देने पड़ेंगे। अंबानी है, अंबानी किसी से कहे हमारे पास ये आपका ऑर्डर कर रहे हैं, आप ये चीज़ कर लो काम, तो उससे कौन एडवांस माँगने बैठा है? नहीं माँगेंगे एडवांस, छोटा-मोटा एडवांस माना 5, 10, 50 लाख का एक करोड़ किसी को ऑर्डर किया, शायद ही उससे एडवांस माँगने की कोई कहे। अंबानी से एडवांस कौन माँगेगा? जब वो जो सेलर है, वो सेलर का आइटम इतना ज़्यादा प्रीशियस हो कि उसको वो चीज़ पहले ही प्रायोरिटी में उसके बाद बहुत डिमांड है, वो खाली नहीं बैठा, तो एडवांस माँग सकता है। माना वो कहे कि गोल्ड भेज दो मेरे पास 1 करोड़ का, तो कहेगा सर पैसे दे दो पहले, गोल्ड से बहुत ऊपर-नीचे जा रहा है, तो एडवांस वहाँ पे चलता है। हर जगह एडवांस नहीं माँगते। अब अंबानी कहे साहब कि मेरे पास कंप्यूटर ठीक करवा दो, उसका कॉन्ट्रैक्ट बनेगा 5 करोड़ का, 10 करोड़ का। ठीक है सर करते जाएँगे, बिलिंग की सर डेट एग्रीमेंट सब लोगों के पहले फिट होते हैं। ये पहले से ही फिट कर लिया एग्रीमेंट हमारा ये वाला होगा, इतने रुपए ऐसे आएँगे, वैसा फॉलो होगा। लेकिन आप सोचो कि पैसे एडवांस हर जगह माँगे जा रहे हैं, नहीं। तो इसलिए अब यहाँ 50,000 बंदे से हमने पहले बात कर ली, तो बिल आ जाएगा। अच्छा मैं आपसे आपसे क्यों बात कर रहा हूँ? मैं आपसे ये क्यों कह रहा हूँ कि बिल एडवांस एडवांस क्यों? बिल नंबर 502 तो है पर 10 फरवरी 26 को बुक होगा, कब बुक होगा बिल ये वाला? ये बड़ा प्रश्न हो जाता है ऐसा कि बिल कब बुक करें? पहले भी कहा था मैंने आपको ऐसे अगर सर्विस का बिल है और उसमें कोई पार्ट्स नहीं शामिल है, तो गेट पे से एंट्री का उसमें कोई है नहीं सवाल। बंदे जब आएँगे उस दिन की हो जाती है और कभी-कभी तो पार्टी पैसे एडवांस क्या देती है कि पार्टी ने बिल तो पहले भेज दिया, बिल ये वाला डेट से 502 का, कि ये वाला बिल भेज दिया है, पेमेंट करवा दो तो बंदे आएँगे। कहोगे सर बिल तो बुक हो जाएगा डेट पे, बात वही है जब बिल आया तब बुक करना है। या फिर ये है कि एक शर्त ये भी होती है बिल बुक करने की कि भई आपका काम-वाम पूरा हो जाए और हम सैटिस्फाई हो जाएँ, उसके बाद आपका बिल बुक करेंगे अपने। आप कहोगे सर ये तो फिर वही बात हो गई कि फिर वेट करो, वेट करना पड़ सकता है क्योंकि मैंने कहा ना कई जगह बॉस के अप्रूवल की वजह से बिल रुक जाता है, कि बॉस ने कहा जब तक मैं सैटिस्फाई नहीं हूँ मैं तो किसी को अपने पास पेमेंट के लिए हाँ बोल दूँ। बॉस ने कहा यहाँ पे भैया ये पहले ठीक करवा दो 50,000 प्लस 18% जीएसटी तो 59,000 का बिल हो गया। तो बॉस का अप्रूवल अगर पेंडिंग पड़ा है तो फिर वो कैसे होगा? इसलिए इसमें हमको ये ध्यान रखना है कि एंट्री कब पास करनी है, तो एंट्री पास करनी है जैसे भी कंडीशन के हिसाब से एज़ पर सिचुएशन। कोई भी रूल इसमें नहीं चलेगा हाँ, 10 तारीख से पहले एंट्री पास नहीं कर सकते। 10 से पहले एंट्री पास नहीं होगी वैसे 10 के बाद एंट्री कभी पास कर सकते हो। मैं मान के चल रहा हूँ कि हमारे पास ये मैं बजाय से बैठा हूँ आगरा में, मैं दिल्ली वाले बंदे से बात की है, तो आगरा में बंदा ये 10 तारीख को आया है, उसने काम खत्म कर दिया और 10 तारीख को बिलिंग हमको कर दी, ठीक है? आप लोगों को कभी भी अगर इसमें डाउट हो, तो हमेशा देखो सबसे अच्छा तरीका होता है अपना आँखें बंद करके सोचो, क्या होना चाहिए था? अगर ये सोचना शुरू कर दो ना, तो आपके 90% सवाल तो वैसे ही हो जाते हैं। करते हैं। मशीन रिपेयर, डेबिट। मैंने कहा था आपसे 59,000 पर चूँकि 50,000 तो मशीन की वो है, खर्चे की बात 18,000 क्या है जीएसटी के। क्योंकि पहले दिल्ली का हम बैठे हैं आगरा में, तो आईजीएसटी लगेगी, तो इनपुट आईजीएसटी डेबिट 9,000 से टू टू हम किसे करेंगे इसके अंदर? श्याम एंड कंपनी। चाहे तो दिल्ली डाल दो, चाहे दिल्ली मत डालो, आपकी मर्ज़ी है। आपकी जैसे आपने बुक्स में अपने पास अकाउंट्स में अमाउंट खोला है, उस हिसाब से चलेगा। बीइंग बिल नंबर 502 डेटेड 10 फरवरी 2026 टू पर्सन भी नाम डाल दो, टू पर्सन विजिटेड फॉर मशीन रिपेयर। इतना ईज़ी हो गया। अब इसमें एक ट्विस्ट है कि 50,000 जो है, ये एक जो जीएसटी में तो हमने टैक्स लगा दिया, पर टीडीएस में एक ये मामला फँस गया। आपसे कोई भी ट्रांज़ैक्शन अगर 30,000 का सिंगल बिल हो, वो उसे क्रॉस कर जा रहा है, तब आप टीडीएस काटेंगे। क्योंकि ये वाली बिज़नेस इंडिविजुअल है या वो नहीं पता तो उसके लिए हम ये मानते हैं कि ये एक फर्म है इंडिविजुअल। क्या कहता है 30,000 से ज़्यादा का बिल हो,
तब इसमें 1% टीडीएस, ये है टीडीएस का सेक्शन, 1% टीडीएस लगेगा अगर इंडिविजुअल है, अगर अदर्स है तो 2% लगेगा, टीडीएस कटेगा। और साल में अगर 1 लाख का ट्रांजेक्शन हुआ, ये कर रहे हैं सिंगल ट्रांजेक्शन, सिंगल ट्रांजेक्शन, और ये है एनुअल, एनुअल ट्रांजेक्शन। एनुअल ट्रांजेक्शन की लिमिट कितनी है? 10, वो एनुअल ट्रांजेक्शन लिमिट होगी 1 लाख रुपये और सिंगल ट्रांजेक्शन लिमिट होगी 30,000। तो ये इंडिविजुअल एंड एचयूएफ होते हैं, उन पे 1% है, और उनके अलावा जो भी होंगे 2% इस पे। आप कहोगे सर ये आप तो कह रहे थे टीडीएस चार्ट अलग से आप करवाओगे। भाई मैं बताऊं, जो नया ये जो इनकम टैक्स रूल अप्लाई किया है, एक सेक्शन सैलरी कर दिया, एक सेक्शन अदर देन सैलरी का कर दिया, कि आप उसका नेचर लेके चलो कि भाई कॉन्ट्रैक्ट है, ठीक है 1% 2%, अगर वो है लीगल वाला तो 10%, अगर वो है आपका रेंट, रेंट में आपका 2% और 10%। इस तरह से हम लोगों ने ये चीज़ डिसाइड की, बजाय वो करने की कि आप इस सेक्शन में करो, आप ऐसे रहो रेफरेंस में। आप लोगों को सर घुमा दिया है, बता रहे नहीं हो जो काम की चीज़ है। बेफ़िक्र रहो, टीडीएस में आपको बता दूँगा कि सवाल करते हैं, क्योंकि क्या है जनरल के सवाल करते जाओगे, टीडीएस के सवाल मैं बीच में लगाते जाऊँगा और चार्ट भी आपको करवा दूँगा, बस करते जाइए। क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आप उसमें बड़े कन्फ्यूज़ हो, क्योंकि बहुत सारे लोग कन्फ्यूज़ हो रहे हैं। लोग जो पढ़ रहे हैं वो भी कन्फ्यूज़ हो रहे हैं, जो ना पढ़ रहे वो भी कन्फ्यूज़ हो रहे हैं। वो कह रहे हैं साहब कि यूट्यूब पे कुछ बता रहे हैं, उस पे कुछ बता रहे हैं, सब पे बता रहे हैं, पर बातें तो सामने वाला बता आपको पूरा रहा है, आपने उसको किस तरह से लिया, वो बात है। आप उस चीज़ को नहीं समझ पाए तो इसका मतलब ये नहीं कमी आप में है। आपको बस ये है कि उस चीज़ को 2-3 बार जब फ़ोकस में समझोगे तो अच्छे से आएगी समझ में चीज़। हम लोग इस लाइन में हैं काफ़ी साल से, तो हमको तुम्हारे लिए ये चीज़ खास नहीं बदलाव हुआ। पर मैं आपको अगर बताऊँ तो आप अगर आप उस चीज़ से कनेक्ट भी नहीं कर पाएँगे अपने आप को कि यार ऐसे कैसे हो गया बदलाव इतना सारा। तो इसलिए इसमें ज़्यादा वो मत लो आप लोग। मैंने आपको थोड़ा-सा यहाँ पे डाल दिया यहाँ पे इसका, इसका रेफ़रेंस डाल दिया कॉन्ट्रैक्ट का। इसका क्या नाम कहेंगे? कॉन्ट्रैक्ट। यहाँ जो वर्ड है ना कॉन्ट्रैक्ट, ये कॉन्ट्रैक्ट मैंने वर्ड यहाँ पे इसलिए मेंशन किया था कॉन्ट्रैक्ट अमाउंट, जिससे कि आप लोगों को ये कम्फर्ट रहे कि कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता है। तो इसमें अब क्या है कि ये जो बिल है बंदे का 50,000 की लिमिट क्रॉस कर रहा है। आप कहोगे सर 59 की लिमिट क्रॉस कर रहा है, टैक्स पे टैक्स नहीं है, तो 9,000 जीएसटी उस पे तो टीडीएस नहीं काटा जाएगा, लेकिन 50,000 पे टीडीएस काटा जाएगा। कहोगे सर एंट्री टीडीएस कटता कैसे है ये तो बता दो, फिर तो बताएँगे। अब कहोगे क्या हम अपने पास खर्चे में कम करेंगे? नहीं, खर्चे में से ही कटेगा, पार्टी के पास से कटेगा। ठीक है, एंट्री पास कर लेते हैं उसके लिए। एग्जाम्पल 3 चल रहा है ना, इसी में हमको बनाना है कि इसकी 9,000 हो गया, तो एंट्री पास करते हैं। पार्टी का नाम है श्याम एंड कंपनी दिल्ली, डेविड। चूंकि मैंने कहा आपसे 1% क्योंकि ये बंदा इंडिविजुअल है, तो 1% 50,000 का कितना होगा? अगर मैं यहाँ से 2 जीरो यहाँ से 50,000 में से मैं 500 रुपये हो गया, तो 500 रुपये हमारा हो गया, हमारा 500 रुपये का टीडीएस हो गया। 500 हमने टीडीएस यहाँ लिख दिए, 1% चार्ज किया क्योंकि ये इंडिविजुअल है। टू टीडीएस पेबल 500 being 1% TDS on 50,000 डिडक्टेड। मैं आपको टीडीएस इससे से करवा दूंगा, क्योंकि क्या है कि मुझे लगता नहीं चार्ट में आप लोग इतने कंफर्ट हो पाओगे। सवाल जैसे से आते जाएंगे उसमें आपको टीडीएस मिलते जाएगा, तो आपको वो उसकी अंडरस्टैंडिंग भी अच्छी हो जाएगी और अच्छी तरह कैच भी कर पाएंगे। अभी क्या हो रहा है कि क्योंकि कानून चेंज हो गया है तो आपको दिक्कत आएगी। सिंपल है, 2 पर्सन हमने हायर किए मशीन रिपेयर के लिए विद टोटल कॉन्ट्रैक्ट अमाउंट 50,000 प्लस 18% जीएसटी फ्रॉम श्याम एंड कंपनी दिल्ली। बिल नंबर 502 10 फरवरी 2026 को हमने एक ये बिल काम पे आया, जिसमें कि हमने एंट्री क्या पास की, मशीन रिपेयर 50,000। बिल की डेट में मान कही थी आपसे 10 फरवरी ही बिल की डेट करेंगे, और टीडीएस काटने की डेट भी 10 फरवरी 2026। एक रूल खास तौर से है टीडीएस का कि जिस दिन आप खर्चे की एंट्री बुक करेंगे उसी दिन आपका टीडीएस काटेंगे ना पहले। तो इस चीज में आप समझ में आई आपको कि जब हमारा खर्चे की एंट्री बुक कर रहे हैं ये हुई। और दूसरा इसमें ये है कि रूल जो है वो प्रॉपर ये है कि पेमेंट पेमेंट डन और एंट्री बुक विच एवर इज अर्लियर, तब टीडीएस कटेगा। यानी कि हमने अगर इस बंदे को पेमेंट कर दिया होता 50,000 का, तब टीडीएस काट के पेमेंट करना जरूरी था। यहाँ पे हमने इसका बिल बुक कर रहे हैं, तब टीडीएस कटना है। इस केस में हम बंदे का पहले बिल बुक कर रहे हैं, तो यहाँ टीडीएस कट रहा है एट द टाइम ऑफ एंट्री, सेम डेट पे हमने बिल का कट दिया 10 तारीख को। और अगर
अगर हम इस बंदे को पहले पेमेंट कर देते 50,000 का या 59,000 का पूरा पेमेंट कर देते, उस समय हम टीडीएस काट के पैसे भेजते। आप कहते थे कितना पैसा जाएगा? भाई 500 रुपये माइनस कर दो, तो 59,000 में से अगर हमारा एडवांस भी आया होता, तो हम 500 माइनस कर लो, 58,500। ये आपको आपको नेट अमाउंट अभी तो है पेएबल, क्योंकि ये हमने अमाउंट बंदे को पे नहीं किया। पर अगर ऐसा केस हो, हमने बंदे को अमाउंट पहले पे किया हो, तो हम इसमें ये 58,500 से इसको पार्टी को करेंगे उसमें पेमेंट की एंट्री बुक, पेमेंट की एंट्री। श्याम एंड कंपनी डेबिट 58,500 टू बैंक अकाउंट 58,500 being amount paid by UPI UPI being amount paid by NEFT on 11/2, 2026। आप देखिए, ये वाले एंट्री हमने पास की 11 फरवरी को, और एंट्री की डेट भी 11 फरवरी रहेगी। इसमें खास बात ये है, अगर हमने पार्टी को पैसे ये वाले एडवांस दिए होते, तब भी एंट्री यही पास होती, श्याम एंड कंपनी डेबिट टू बैंक अकाउंट। क्योंकि देखो, बैंक को मतलब पेमेंट करने से, उसको क्या मतलब है, क्या कहते हैं, जीएसटी से। हाँ, टीडीएस से मतलब है, तो टीडीएस की एंट्री हमने यहाँ पे अलग से कर रखी है। आप कहोगे सर टीडीएस की एंट्री यहाँ पे तो पास कहीं नहीं की है, तो उसके लिए तरीका ये होगा हमारा, हम वहाँ पर श्याम एंड कंपनी के नाम से पेमेंट की एंट्री बुक करेंगे, और एक टीडीएस की एंट्री ये साथ में उसके लगा देंगे कि 59,000 का बिल था जो, उसमें में जो श्याम एंड कंपनी को पैसे एडवांस जा रहे हैं, 58 या 500 टीडीएस कट के हुआ बैंक अकाउंट टू, और यहाँ पे श्याम एंड कंपनी डेबिट दिल्ली, और टीडीएस पेबल ये वाला, ये दो एंट्री पास होंगी। मैं आपकी रेफरेंस के लिए, जिससे आपको याद है, अगर देखो, ये मैंने ये हरे पेन से लगा दिया, ये किस केस में एंट्री पास होगी, ये वाली हरे पेन बना, ये ग्रीन का मतलब हो गया एडवांस पेमेंट में। अगर एडवांस पेमेंट होगा, अगर आपका एडवांस पेमेंट होगा, तो आपको ये श्याम एंड कंपनी की एंट्री हो गई, एक और दो, ये दो एंट्री पास हो गया, आपका पूरा निपटारा हो जाएगा 59,000 का। अगर पेमेंट एडवांस नहीं है, मशीन रिपेयर डेबिट हो गया 50,000 से, इनपुट आईजीएसटी डेबिट हो गया 9,000 से, टू श्याम एंड कंपनी दिल्ली 59,000 से, बिल बुक कर लिया, और हमने टीडीएस की एंट्री पास कर ली, बाद में हमने पेमेंट की एंट्री पास कर ली। और मैंने आपसे कहा, अगर एडवांस का केस होगा, तो एडवांस के केस में ये वाली और ये वाली एंट्री पास होगी, वो किस डेट को एंट्री पास होगी, जिस डेट को हमने एडवांस पेमेंट किया है। इतनी सी बात समझने के लिए है। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब करिए बात कॉन्ट्रैक्ट की, कॉन्ट्रैक्ट का क्या है, ये वाला हो गया रूल, तो आपको अच्छा याद रहेगा। फिर धीरे धीरे जैसे जो नया इनकम टैक्स एक्ट है, अगले दो साल से लोगों को दिक्कत करेगा। जो एक आम आदमी है, उसकी पहुंच में तो बाहर है, पर जो बंदे काम भी कर रहे हैं अकाउंटिंग वगैरह का, उनको भी 2 साल रहेंगे उसको समझने में अच्छे से, क्योंकि प्रोफेशनल से वो लोग उसको कैच कर रहे हैं, हम लोग उसको अच्छे से कैच कर ले रहे हैं। पर दिक्कत ये है कि एक अकाउंटेंट के पास पहुंचने में तो टाइम लगेगा। तब तक के लिए आप इस चीज़ को जितना है समझते जाइए और करते जाएंगे, समझ में आते जाएगा। बाकी ये देखो, कोई भी चीज़ आती है नहीं तो दिक्कत, जैसे जीएसटी आई थी, लोगों को बहुत दिक्कत आई समझने में। फिर बाद में जीएसटी कंफर्टेबल होते गए, और फिर बाद में बहुत सारे वो भी करने लगे, उसमें गबन लोग करने वाले। मैं गबन के तो खिलाफ हूँ, पर आपसे ये कहूँगा कि सही अकाउंटिंग करो, सही काम करो। एग्जाम्पल 4 है, इंटरेस्ट ऑन लोन ऑफ 10 लाख फ्रॉम मोहन जी, ड्यू ऑन 31/25, 12% एनम इंटरेस्ट पे, पास द नेसेसरी एंट्रीज। तो 31 मार्च 25 को हमारी सवाल के ऊपर बात करते हैं। तो इसके अंदर आपको तो मेन मेन पॉइंट क्या दिखाई दे रहे हैं, 10 लाख पे 12%। तो 10 लाख पे 12% अपना रबर कर लें, 10 लाख मल्टीप्लाई 12%, तो ये हमारा अमाउंट निकल के आया। ये आंसर है, मैं वो नहीं कर रहा हूँ, ये इक्वेशन बना ही रहा हूँ। तो 1,20,000 बन रहे हैं, 1,20,000 हमारा ये बना उनका ब्याज का अमाउंट साल भर का। हम ज़्यादातर क्या है, ईयरली ब्याज ही ड्यू करते हैं बड़ी बड़ी बिजनेस में, तो उसकी बात ही कर रहे हैं। तो हमने एंट्री पास क्या करेंगे, क्योंकि खर्चा हुआ है इंटरेस्ट ऑन लोन, तो इंटरेस्ट लोन को हमने खर्चे को यहाँ पे डेबिट कर दिया, इंटरेस्ट ऑन लोन डेबिट। डेबिट कितने से होगा, 1,20,000 फुल से खर्चा। एक बात समझ लेना कि खर्चा बुक हमेशा फुल से ही होगा। अच्छा, इस पे जीएसटी की लायबिलिटी कोई नहीं, क्योंकि वो बंदे का जो काम है, उसका काम जे का काम लोन बांटने का नहीं है, इसलिए उस पे जीएसटी की लायबिलिटी कोई नहीं आ रही इसमें। 1,20,000 रुपये का बैच का हो गया अमाउंट, और हमने इनको पे करके लायबिलिटी आई टू मोहन जी।
1,20,000 रुपये being amount due of interest for financial year 24-25। अब इस पे आप कहोगे सर सिंपल सी एंट्री इसमें क्या था, इसमें एक सेक्शन है जो बात करता है इंटरेस्ट ऑन लोन की। इंटरेस्ट ऑन लोन वो क्या कहता है कि आप अगर किसी को 10,000 से ऊपर आपने किसी को ब्याज दे रहे हो सालाना, तो आप उस पर टीडीएस काटोगे 10% टीडीएस से। ये लिमिट से पे आपने किसी को ब्याज कम दी, अगर किसी को ब्याज पेड किया आपने 8,000 रुपये 7,000 रुपये सालाना, तो ये नहीं एप्लीकेबल नहीं होगा। पर अगर आपको 10,000 से ऊपर ब्याज की तो ये एप्लीकेबल होता है। पर एक खास बात है, अगर आपकी बिजनेस की जिसकी हम बात कर रहे हैं उसकी हम ऑडिट होती है तभी टीडीएस कटेगा। अगर उसकी ऑडिट नहीं होती तो टीडीएस नहीं कटेगा। ये बात खास तौर ध्यान रख लीजिए। मैं जब भी बात टीडीएस कटने की मैं कहता हूँ तो उसमें हम बात हो रही है ऑडिट वाली बिजनेस की। कुछ एक्सेप्शन है जिसमें हम टीडीएस काटते हैं, ऑडिट ना भी हो, वो वाले केस आपको मैं बताऊंगा। अभी आप जो समझा रहा हूँ समझते जाइए कि 10,000 रुपये का इंटरेस्ट ऑन लोन पे हमको 10 की लिमिट है परसेंट की। तो अब इसमें हमारा जो है 1,20 हो गया, एक 10 से तो ऊपर निकल गया तो एप्लीकेबल हो गया। 10% ब्याज की वो है टीडीएस कटने की। एंट्री के पास होगी, मोहन जी को डेबिट कर लो। मोहन जी को डेबिट किया, 1,20,000 का कितना हो गया, 1,20,000 का 10% 12,000 रुपये। तो 12,000 का हमने इनको टीडीएस का अमाउंट काटेंगे टू टीडीएस पेबल 12,000 इन 10% टीडीएस ऑन 1,20,000। देखिए एग्जाम्पल 5, कमीशन पेड टू श्याम कुमार 49,000 बाइड IMPS आफ्टर टीडीएस यूटीआर नंबर दिस डेटेड 20 जनवरी 2026। कमीशन का अमाउंट 50,000 था, 2% टीडीएस की रेट थी, 1,000 टीडीएस बैठा। तो हमारा इसमें हमने सवाल में से पहले हमने यहाँ पे बताई लिमिट, कमीशन की लिमिट है टीडीएस की 20,000 रुपये पर ईयर और रेट है 2%। तो हमने टीडीएस का इसमें क्योंकि लिमिट 20,000 क्रॉस हो चुकी 50,000 के हिसाब से, तो 30,000 रुपये हमारा अमाउंट ज़्यादा ही हो गया। तो हमको फुल पे टीडीएस काटने हैं। बहुत से सोचते हैं कि साहब 20,000 रुपये एग्जाम हो गया उसके ऊपर करना है, ऐसा नहीं है। 20,000 लिमिट क्रॉस का मतलब पूरे पे टीडीएस कटेगा 1 रुपये से। तो हमने टीडीएस काटा 50,000 पूरा। तो हमने 50,000 पे यहाँ पे हमने 2% से 1,000 रुपये लगा दिए। बैंक से हमने 49 पे तो 49 की एंट्री पास कर दी। इस तरह हमारी ये होगी हमारी शॉर्टकट एंट्री। आपको सर ये एंट्री शॉर्टकट है क्योंकि अब तक आपने टीडीएस अलग से एंट्री काटी थी। अब मैं आपको इसका टाइप 1 जो मैं कहता हूँ प्रेफर करता हूँ कराना, वो मैं आपको हल्के करा देता हूँ जिससे आपको कोई भी डाउट नहीं रहेगा। तो ये एंट्री टाइप 2 में। टाइप 2 हम टाइप 1 की बात करते हैं जो मेरा फेवरेट है। उसमें क्या है टाइप 1 में, पहले हम कमीशन को डू करेंगे। कमीशन एक्सपेंस डेबिट 50,000 से टू श्याम कुमार 50,000। पहली एंट्री होगी। दूसरी एंट्री क्या हो जाएगी, श्याम कुमार डेबिट 1,000 रुपये टू टीडीएस पेबल 1,000। तीसरी एंट्री और फाइनल एंट्री, श्याम कुमार डेबिट 49,000 टू बैंक अकाउंट 49,000। 1 2 3 3 एंट्री की ये आपके 3 in 1 हो गई। पर इसमें एक ही हमें कमी है, इसके अंदर पार्टी का नाम नेशन में खुला है, यहाँ पे पार्टी का नाम टॉप पे खुला है। तो अब ये टाइप 1 वाला आप जो केस देखोगे ये बहुत ही ज्यादा स्मूथ में आप पढ़ सकते हो कि हाँ भाई ऐसे ट्रांजेक्शन आप दिखाई दे रहे हैं। ये हुआ, इस पर टीडीएस कट गया और इस पर पेमेंट बैंक का हो गया। इस वाले क्वेश्चन के आंसर में सब कुछ मिक्स है। अल्टीमेट आंसर वही आना चाहिए जो सही है। तो आपको क्लियर हो गया कि हमारी कमीशन की लिमिट 20,000 है और रेट 2% है। आगे बढ़ते हैं। कुमार एंड कंपनी फॉर ऑफिस बिल्डिंग 2 लाख पर मंथ है भाई। रेंट पेड टू कुमार एंड कंपनी फॉर ऑफिस बिल्डिंग 2 लाख पर मंथ। टीडीएस डिडक्टेड एज एप्लीकेबल। तो हमारा जो ऑफिस बिल्डिंग का होगा रेंट का, तो इसका करेंगे रेंट ऑन बिल्डिंग डेबिट
तो पहले सुन ले हम क्या सेक्शन है हमारा। सेक्शन हमारा कहता है ये रेंट का हमारा सेक्शन क्या वो कहता है कि लिमिट क्या है। लिमिट कहता है 6 लाख रुपए सालाना रेंट है। 6 लाख रुपए सालाना रेंट की लिमिट है। 6 लाख से ऊपर जाता रेंट जाता है आपका, तब आपको टीडीएस करने की लायबिलिटी है। उसमें भी आपकी जो टीडीएस की रेट कैसे लगेगी, अगर बिल्डिंग पे है और मशीनरी पे, तो मशीनरी पे आपका लगेगा टीडीएस 2%, बिल्डिंग पे 10%। अब मैं आपको कहूँ एक सिंपल भाषा में, इमूवेबल प्रॉपर्टी जिसको हम कहीं पे भी ले सकते हैं, प्रॉपर्टी को नहीं है, उस पर 10% है। मूवेबल प्रॉपर्टी जिसे कहीं भी ले सकते हैं, उस पर 2% है। इतना सा है इसमें समझने के लिए। तो लिमिट 6 लाख की है। अब 2,000 पर महीना है, तो साल के हो गए 24 लाख रुपए, तो 6 लाख क्रॉस कर गए। ऐसे हमारी एंट्री बन गई। और मंथली हम कर रहे हैं तो मंथली हम टीडीएस करेगा। अगर हम किसी का रेंट एनुअल पेड करते हैं तो एनुअल का बनेगा एंट्री। इसमें मेरे को डाउट रखना, बहुत से लोग क्वार्टरली भी रेंट पेड करते हैं, बहुत से लोग मंथली पेड करते हैं। जैसे एंट्री पास, मैंने कहा ना, एंट्री पास होगी या पेमेंट करेंगे, विच एवर एलियर, जो काम पहले हुआ उसके हिसाब से हमें टीडीएस की एंट्री पास करनी है। तो रेंट अकाउंट, रेंट ऑन बिल्डिंग 10, ये आपके हो गया डेबिट। कितने से डेबिट करेंगे बिल्डिंग का रेंट? 2 लाख से। 2 लाख। अब इसमें हमको वो क्या करना है, इसके अंदर पार्टी को करना है, टू कुमार कंपनी को, टू कुमार एंड कंपनी, ये 2 लाख के हो गए। अब उसमें दूसरी एंट्री पास करेंगे इनकी टीडीएस की, कुमार एंड कंपनी डेबिट, क्योंकि हमको टीडीएस की एंट्री पास करनी है, तो हमारे बिल्डिंग वाला है, तो 10% की एप्लीकेबिलिटी होगी। तो 10% कितना होगा, 20,000 रुपये। तो 20,000 की टीडीएस की एंट्री पास कर दें, टीडीएस टू टीडीएस पेबल, 20,000 रुपये। अब इसके बाद पेमेंट फाइनल बंद कर रहे हैं, तो टू बैंक अकाउंट, इसकी डेट है नहीं। ये होगा हमारा सवाल, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब मैं इसमें, अगर ये यहाँ पे मैं बिल्डिंग की जगह मशीन कर दूँ तो क्या रहेगा? अगर मैं यहाँ पे बिल्डिंग की जगह मशीन कर दूँ, मशीन कर दूँ, तो अब इसमें क्या चेंज हो जाएगा? देखो मशीन से मतलब मशीन हो गई, जनरेटर हो गया, बहुत से लोग जनरेटर किराए पे लेते हैं, किसी ने कोई और चीज किराए पे ली, व्हीकल वगैरह। तो जैसा चीज वैसे उसकी क्या नाम है, एप्लीकेबिलिटी, मूवेबल प्रॉपर्टी और इमूवेबल प्रॉपर्टी। तो मशीन पे 2% है और बिल्डिंग पे 10% है। मैंने अगर मशीन लेते हैं तो हम इसको 6A कर लेते हैं एग्जाम्पल को, 6A। तो यहाँ पे इसमें क्या रहेगा, जब यहाँ पे बिल्डिंग यहाँ पे क्या करेंगे हम, रेंट ऑन मशीन, डेबिट कितने करेंगे, 2 लाख से, टू कुमार एंड कंपनी, 2 लाख से। यहाँ को डाउट हुआ, जो कि तो सवाल चल रहा है, बस मशीन का नाम आ गया है। दूसरी टीडीएस की एंट्री पास कर, यानी कि रेंट जो है, रेंट में आपने देखा, रेंट पेड टू कमांड कंपनी फॉर बिल्डिंग ऑफिस मशीन के केस में 2 लाख पर महीने किराया था, टीडीएस डिटेक्टेड एज एप्लीकेबल रेट। तो हमने कहा कि हमारी लिमिट क्या है रेंट की, 6 लाख रुपए सालाना लिमिट है रेंट की। और बिल्डिंग वाले केस में 10% लगेगा, और मशीन वाले केस में 2% लगेगा। तो रेंट पे टीडीएस, तो ये रेंट ऑन बिल्डिंग 2 लाख की एंट्री हो गई। हमने खर्चा ड्यू कर लिया, पार्टी को 2 लाख से हमने क्रेडिट कर दिया, फिर हमने टीडीएस काटा, कॉमांड कंपनी पे हमने टीडीएस काटा, इस पर रेट एप्लीकेबल कितनी है, बिल्डिंग पे 10%। तो कॉमांड कंपनी 20,000 से 2 लाख का 10% 20,000 होता है, इसलिए 20,000 से डेबिट हो गई। टू टीडीएस पेबल 20,000 से हो गया, यहाँ पे डाउट होना चाहिए। कॉमांड कंपनी को हमने 20,000 काट के 1 लाख का पेमेंट कर दिया टू बैंक अकाउंट। ओके, पेमेंट की बात कर रहे हैं। अगला वाला ये है, क्योंकि हमने कहा कि अगर एक तो बिल्डिंग वाला केस हो गया, केस मशीन वाला हो गया। अब अगर हम ये केस मशीन का होता है तो क्या करते हैं, तो हमने कहा रेंट और मशीन 2 लाख से सेम एंटिटी होगी, ये और ये एंटिटी सेम होगी। यहाँ पे बस अमाउंट का अंतर आएगा, क्योंकि यहाँ पे नाम मशीन हो गया, यहाँ पे नाम रेंट बिल्डिंग हो गया, इसमें कोई खास अंतर नहीं है, हेड का नाम चेंज हुआ है बस। और कमांड कंपनी को हमने 4,000 से किया है डेबिट, क्योंकि 2.2 लाख के 4,000 रुपये होते हैं, इसलिए 4,000 से पीडी पेपर 4 का हो गया। कमांड कंपनी को हम 1,96,000 पेड करेंगे, यहाँ पे 180 पेड कर देते हैं, यहाँ पे 20,000 रुपये टीडीएस के अमाउंट कटे थे, यहाँ पे कटे केवल 4,000, 1,96,000 पेमेंट किया। सिंपल है, ये सेक्शन आपका रेंट की बात करता है। मैंने आपसे कहा ना, मैं इसमें कोई भी सेक्शन का नाम नहीं बोलने वाला, क्योंकि अब आपको इसी से पढ़ना अच्छा रहेगा आपके लिए। आप इसे अच्छे से देख लीजिए। केस 6 हो गया, 6A हो गया एग्जाम्पल। आगे बढ़ते हैं।
मैंने यहाँ पे सवाल 2 लगा दिए हैं, 7 है, 7 की बात करते हैं, अमाउंट पेड टू सॉफ्टवेयर इंजीनियर 70,000 आफ्टर टीडीएस डिडक्टेड 68,600 रुपये। और 7A अमाउंट पेड टू चार्टर्ड अकाउंटेंट 70,000 आफ्टर टीडीएस 63,000 रुपये। सवाल पहले 7 की बात करते हैं। 7 इसमें एंट्री पास करेंगे हम सिंपल सी, क्योंकि एंट्री ड्यू करनी है और फिर पेमेंट करना है। तो पहले लिमिट की बात करते हैं। ये लिमिट जो है प्रोफेशनल और फीस वर्क में एक्चुअली क्या है, पहले लीगल एंड प्रोफेशनल नाम से हेड चलता था। तो इसमें अब क्या है कि जो लीगल वाले बंदे हैं वो उस कैटेगरी में आते हैं 70,000 में। एक बंदे हैं प्रोफेशनल टेक्निकल, तो इसमें इस तरह से कैटेगरी है, जो टेक्निकल पेमेंट है उन पे लिमिट, उस पर रेट 2% की, लिमिट 50,000 की कॉमन है दोनों पे। और जो इसमें ये अदर्स कर लो इसमें, क्योंकि जो टेक्निकल है वो तो यहाँ पे आ गए, अदर्स में 10%, लिमिट 50,000 की। इस तरह से लीगल एंड प्रोफेशनल पे हेड चलता था, तो वो है सेक्शन ए वाला। तो पहली एंट्री करते हैं ये वाली सॉफ्टवेयर की। तो हमने कहा रिपेयर एंड मेंटेनेंस, डेबिट 70,000 रुपये टू मिस्टर ए कर लो। टीडीएस की एंट्री मिस्टर ए डेबिट 1400 2% की है टू टीडीएस पेबल 1400 रुपये। तीसरी एंट्री पास होगी, पेमेंट की एंट्री है। तो मिस्टर ए डेबिट 68,600 टू बैंक अकाउंट 68,600 खत्म। एग्जाम्पल समय पूरा हो गया कि हमने पहले तो खर्चा बुक कर लिया 70,000 का, तो सॉफ्टवेयर का काम है तो रिपेमेंट हो गया। फिर हमने उनका टीडीएस काट लिया 2% से, और फिर हमने मिस्टर ए को पेमेंट कर दिया। यहाँ पे 7 हो गया पूरा। अब 7A में क्या है, चार्टर्ड अकाउंटेंट है, इनकी फीस हो गई। तो इनका काम क्या होता है, प्रोफेसर कंसल्टेंसी का, तो हम कंसल्टेंसी फीस लिख लें या ऑडिट फीस लिख दें। हम यहाँ ऑडिट फीस लिख देते हैं, ऑडिट फीस डेबिट 70,000 रुपये टू मिस्टर सी 70,000। पहली एंट्री हो गई। फिर टीडीएस की एंट्री पास करेंगे, मिस्टर सी ए डेबिट 7,000 या 10% टू टीडीएस पेबल 7,000 रुपये। अब तीसरा और लास्ट, मिस्टर सी ए डेबिट 63,000 टू बैंक अकाउंट। यहाँ पे बात करिए 7A की। इसमें क्या, चार्टर्ड अकाउंटेंट को हमने पेमेंट 70,000 की क्या करना था, तो टीडीएस कटने के बाद 63,000 रह गया, क्योंकि उन पर लिमिट थी 10% की, तो हमने यहाँ पे टीडीएस काटा 10%। तो यहाँ पे सवाल हो गया, ऑडिट फीस डेबिट 70,000 टू मिस्टर सी ए, ठीक है। मिस्टर सी ए डेबिट 7,000 से कर दिए, टीडीएस पेमेंट 7,000 से कर दिया, और मिस्टर सी ए को हमने पेमेंट करेंगे फाइनल, तो 7,000 काट के 63,000 पेमेंट कर दिया टू बैंक अकाउंट, 63,000 रुपये हो गए। तो इसमें कोई डाउट मेरे हिसाब से किसी को रहना नहीं चाहिए। तो आप देख सकते हैं इस तरह से टीडीएस के सेक्शन मैंने आपको करवा दिए एग्जाम्पल के रूप में, आपको कभी ढूंढने भी नहीं पड़ेंगे और आप इनको इजीली समझ भी लेंगे। मैंने सेक्शन का रेफरेंस इसलिए दिया है, अभी नया 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 एक्ट बना है और नए एक्ट में जो रूल्स है उसकी वजह से आप लोगों को दिक्कत ना आए, इसलिए हम अभी केवल उनका रेफरेंस है नाम का कि क्या नेचर है, नेचर से खर्चे को समझ के हम एनटीएस की पास किए आपके लिए। और जो भी लिमिट दी है ये लिमिट पहले से चल रही है, बस उनके नाम जो अब चेंज हो गए हैं। एंड टेक्निकल प्रॉब्लम कहाँ आ रही है अकाउंटेंट को, वो कह रहे हैं सर अब तक तो मैं सर ये सेक्शन लेके चल रहा था, अब मुझे सर नए सेक्शन खोलूँ या उसी को चेंज कर दूँ। अब बहुत से सॉफ्टवेयर में क्या होता है, बहुत से सॉफ्टवेयर में आपने जैसे हेड चेंज किया तो वो पीछे से जाके नाम चेंज हो जाता है। यानी कि अगर आपका आज सेक्शन का नाम हो गया 203 और पहले सेक्शन का नाम था 120, तो 120 का 203 पीछे से आगे चेंज हो जाएगा, तो वहाँ पे सब बदलाव आ जाएगा। वो बदलाव की वजह से उसको और डबल मेहनत करनी पड़ेगी। इसका या तो उपाय ये वाला है कि आप नए सेक्शन खोल दो या फिर उनके नाम से सेक्शन खोल दो। पहले आप जैसे सेक्शन खोलते थे टीडीएस के सामने, अब आप उसमें उसका नेचर खोल दो कि टीडीएस ऑन रेंट, टीडीएस ऑन कमीशन, टीडीएस ऑन प्रोफेशनल फीस, टीडीएस ऑन टेक्निकल फीस, क्योंकि ये वाला टेक्निकल फीस थी, ये वाली प्रोफेशनल फीस थी। रेंट के केस में हम कोई भी रेंट पे कर रहे हैं विदाउट जीएसटी, बिल में नहीं लगा हुआ हमारे पास आ रहा,
तो हमको वो अपने पास से जमा करनी पड़ती है उतनी जीएसटी, और उसको हम फिर आईटीसी में क्लेम कर लेते हैं। उसको बोलते हैं रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। वो आपको जीएसटी में करवाऊँगा, आपको फिर मैं भी रेफरेंस दे दूँ कि कोई ये नहीं कहे कि सर ने सर रेंट का सवाल तो करवा दिया पर बताया ही नहीं। तो इसलिए किराए के केस में आरसीएम जो होता है वो एप्लीकेबल हो जाता है। तो रेंट ऑन बिल्डिंग पे जो था वो उस पे आपका आरसीएम था, तो उसमें 18% में आपको एसजीएसटी और सीजीएसटी इस तरह से आपको आधा-आधा करके अमाउंट हो जाता है उसके अंदर। तो उसमें आप कोई वो मत लेना इस बात की कि सर कैसे, उसमें आपको जितना जमा करना है उतनी हमको एक आरसीएम की एंट्री पास करनी है उसके अंदर। तो उसके बारे में आपको जैसे जीएसटी आएगा तो अच्छे से बता देंगे, उसमें आरसीएम आएगा। यहाँ पे जैसे चार्टर्ड अकाउंटेंट है, इस पे तो एप्लीकेबिलिटी आरसीएम की नहीं है। पर अगर यहाँ पे मैं एडवोकेट नाम डाल दूँ, वकील नाम डाल दूँ, एडवोकेट डालती है आरसीएम की लायबिलिटी आ जाती है। और यहाँ पे वकील हो जाता तो 70,000 पे यहाँ पे आरसीएम एप्लीकेबल हो जाता। यहाँ हमको जमा करने पड़ते आरसीएम यहाँ भी वकील साहब के लिए जीएसटी में। तो मैंने आपको अभी टीडीएस का सवाल इसमें करवा दिया है। तो ये सवाल सब क्यों कराए जा रहे हैं? आपको जनरल की क्या-क्या सवाल आते हैं उसमें इस तरह के, ये तो टीडीएस के सवाल भी हैं। अब जो अगर किसी के पे टीडीएस एप्लीकेबल नहीं है, किसी पे टीडीएस एप्लीकेबल है ही नहीं, तो उसके ऊपर तो ये वाला पार्ट तो नहीं आएगा, बाकी सब तो आएगा जो कि तो। क्योंकि मैंने आपसे कहा ना कि जो चीज़ कहीं नहीं आएगी यहाँ पे आएगी। अभी हम आपको प्रीपेड प्रायर पीरियड और पे बिल ये सब के सवाल कराएँगे। वो भी जब सब सवाल जो हैं वो जनरल में ही आएँगे। तो ज आप समझ सकते हैं जनरल इतना बड़ा वो है अंधेरा, मतलब कहते हैं अंधेरी गली, उसमें आप जितना चलते जाओगे वो खत्म नहीं होगी। जनरल में बहुत सारी एंट्री हैं। लेकिन आप इतना थोड़ा-सा दिमाग में रखें कि किस तरह से हमारी एंट्री पास हो रही है और कोई हुआ नहीं है, बस समझना है इस चीज़ को। तो अब हमने एसेट का सवाल किया था पहले, कंप्यूटर वाला सवाल किया था। इससे मैं आपको बहुत सारे सवाल करवा दिए। आई होप आपको ये काफ़ी सारे सवाल मेरे हिसाब से 7 7 नहीं बोल रहा है, करीब 9 सवाल करीब हो गए हैं। आपको ये सवाल करवा दिए हैं, अब इसको आप थोड़ा-सा एक बार रिवीजन कर लीजिए। और मैं आपको बता दूँ इसके अलावा कि जो भी आपकी अब तक की क्वेरीज़ थी, वो मैंने इंडिविजुअली जिन-जिन लोगों के सवाल आए थे व्हाट्सएप पे या फेसबुक या उस पे यूट्यूब पे, मैंने उनको आंसर कर दिए हैं। क्योंकि लंबा गैप हो गया, हमारी पिछली क्लास लगी थी 1 फरवरी को, आज लग रही है 22 फरवरी को, तो काफ़ी लंबा गैप हो जाता है। तो मैंने लेके उनको लेके ऐसे आंसर कर दिए मैंने कि लंबा गैप हो गया इसलिए। तो किसी का सवाल भी पेंडिंग नहीं है। कोई सवाल आपके जो भी डाउट्स हो, आप उसे भेज सकते हैं और उसका मैं आपको आंसर क्लास में वरना आपको इंडिविजुअली कर दूँगा। इस बात की आप बिल्कुल भी चिंता ना करें। कोशिश कीजिए जो पढ़ा रहा हूँ उसे समझिए। टीडीएस वाला कॉन्सेप्ट बहुत ईज़ी है, अच्छे से कराते जाएँगे। अभी मैं आपको एक बात समझ लो मोटी-मोटी, रेफरेंस में याद करोगे ना कभी नहीं भूलने वाले। क्योंकि हमने भी पहले रेफरेंस से टीडीएस याद किया था। हम जब नए-नए थे इस इंडस्ट्री में, हमने रेफरेंस से किया कि किराए पे कितना लगेगा टीडीएस, कॉन्ट्रैक्ट पे कितना लगेगा। तो सेक्शन तो हमसे लोग पूछते थे कि इसमें सेक्शन कौन-सा है? सेक्शन याद तो बाद में किए हैं। शुरू में सेक्शन याद नहीं होते थे कि कौन सा सेक्शन है, पता नहीं सेक्शन कौन-सा है। बस ये मालूम है इस पे टीडीएस इतना कटता है। ये मेरे संग बहुत होता था। फिर धीरे-धीरे करके वो प्रैक्टिस में आ गए कि सेक्शन के, अब सेक्शन से बात करने लगे। अब सेक्शन नए आ गए, तो फिर दोबारा से पीछे आ गए बैक। अब दोबारा से ओल्ड सिस्टम में आ गए, ये पहले नेचर से ही काम चला लो, नेचर के हिसाब से, और फिर आगे आपको फिर हम सेक्शन के हिसाब से करवा देंगे। अभी कोई डाउट वाली बात नहीं है, इतना कीजिए। एक आपको मैं छोटा-सा बताऊँ एक एग्ज़ाम्पल कि जनरल से अलग है, लेकिन कहीं न कहीं वह एक्सपर्ट अकाउंटेंट की ओर ही आपको बढ़ा रहा है। एक बार एक सवाल पूछा गया एक इंटरव्यू के अंदर कि क्लोजिंग स्टॉक का बैलेंस किस-किस जगह शो होता है? तो एक जो इंटरव्यूअर ने ये सवाल पूछा, तो जो वो था, जिस बंदे ने इंटरव्यू दिया, वो बंदा काफ़ी अच्छे सीख के गया था। मेरे से नहीं, किसी और से। ये काफ़ी शायद 20 साल पहले की बात होगी, 20-25 साल पहले की बात रहेगी। तब उसने पूछा कि क्लोजिंग स्टॉक कहाँ-कहाँ शो होगा? तब उस बंदे ने क्लियर कह दिया कि क्लोजिंग स्टॉक जो है, वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में नहीं शो होगा, ट्रेडिंग में शो होगा और बैलेंस शीट में शो होगा। लोग ज़्यादातर कहते हैं कि साहब ट्रायल का पार्ट है, क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल का पार्ट नहीं। क्लोजिंग स्टॉक के बारे में लोग सोचते हैं कि ट्रायल का पार्ट है। ट्रायल में ओपनिंग बैलेंस तो आता है, पर क्लोजिंग बैलेंस ट्रायल में नहीं आता। क्लोजिंग बैलेंस मीन्स क्लोजिंग स्टॉक। और अभी प्रीपेड टेबल पकड़ के सवाल होने हैं, तो फिर उसके लिए फिर क्लास लंबी बहुत चल जाएगी। आज के लिए इतना ही। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीक। तब तक के लिए नमस्कार।